हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूं आपकी फ्रेंड शिवी सिन्हा और मैं आपको लेसन्स देती हूं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। तो जैसा कि मैंने शुरू किया था, एक नई मुहिम शुरू की थी कि मैं डेली या फिर वीकली कुछ वीडियोस बनाऊंगी जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होंगे। आई होप आपको मेरे लेसन्स पसंद आ रहे हो। प्लीज़ मुझे अगर कुछ सुधार है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या आप लोग पढ़ना चाहते हैं। ऐसी चीज़ों को बताएं जो कि मैं स्पेशली जो आपको लगता हो इम्पॉर्टेंट हो या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। मैं चाहती हूँ कि मेरा चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों के लिए हो जो नेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशंस के लिए पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते हो या फिर क्लासेस अवेलेबल नहीं हो। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ है, जैसे कि मैं पटना से हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे नेट जेआरएफ की तैयारी की जाती है। तो मैंने खुद से एक्सप्लोर किया है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको हेल्प मिले मेरे थ्रू। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था जॉन रॉल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, जो वो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था। तो आज जिस फिलोसोफर के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोल भी दिया था कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करूँगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। तो आज जो हमारे साथ है वो है थॉमस होब्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिलोसोफर, पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही रहते हैं हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो मैं आज एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, कल को हम लोग उनके लाइफ के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद उनकी फिलोसफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसा कि शुरू करते हैं, चलिए। तो सोशल थ्योरी सामाजिक दर्शन या फिर पॉलिटिकल जो फिलोसफी, राजनीतिक दर्शन, दोनों ही इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। सोसाइटी और पॉलिटिकल लॉज बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं ह्यूमन सोसाइटी के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था, सोसाइटी क्या होता है, हम जैसे लोग मिल के एक साथ जो है रहने का डिसाइड करते हैं, तब हम लोग एक कम्युनिटी फॉर्म करते हैं। कम्युनिटी में जब और ज़्यादा लोग जुड़ते जाते हैं तब एक सोसाइटी बनती है। तो वो सोसाइटी में कुछ नियम कानून होते हैं जो कि सभी के लिए यूनिवर्सली सेम होते हैं। सभी जो उसके मेंबर्स हैं उसके लिए वो कॉमन कुछ लॉज बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग पॉलिटिकल फिलॉसफी में हम लोग जनरली कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, जैसे कि हमें स्टेट की ज़रूरत क्यों होती है, ये स्टेट कैसे होता है, उभर के कैसे आता है, और क्यों हम लोग इसमें बनाए हुए नियमों को मानते हैं, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग जो है सोसाइटी का एनालिसिस के थ्रू ही हम लोग पॉलिटिकल सोशल फिलॉसफी को पढ़ते हैं, ठीक है। एज अ फिलोसोफर आपका काम होता है कि फिलॉसफी का काम होता है व्हाट ought टू बी, मतलब क्या होना चाहिए, वो एक मापदंड देता है। लेकिन उसको फॉलो करने के लिए उसके अलग अलग ब्रांचेस है, जैसे पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स है जो कि कैसे होना चाहिए वो बताते हैं। लेकिन हमारा काम क्या है, हम एक मापदंड दें, उन्हें बताएं कि ऐसा होना चाहिए ought टू बी, यानी होना चाहिए, ये करो। ये काम है पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी का। चलिए आ जाते हैं थॉमस होब्स पे। तो वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर है। ये मोरल फिलोसोफर इनको नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये प्योरली पॉलिटिकल फिलोसोफर है। क्योंकि जिस वक्त थॉमस होब्स जो है वो 17वीं सेंचुरी के फिलोसोफर माने जाते हैं, जिस वक्त जो है यूरोप में रेनेसांस पीरियड शुरू हुआ था मिडिल एज से हटके, ठीक है। इनका जन्म जो है इंग्लैंड के मैल्सबरी नामक जगह पे हुआ था 1588 में, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग पॉलिटिकली हम देखें थॉमस होब्स को कि ये जो है इनका जो मेथड था पॉलिटिकल साइंस की तरफ या फिर पॉलिटिकल फिलॉसफी, वो बहुत ही साइंटिफिक था। उनसे पहले मिडिल एजेस में क्या था कि मिडिल पीरियड में आपने पढ़े होंगे सेंट थॉमस एक्वाइनस, सेंट ऑगस्टीन। उस वक्त आपने पढ़ा होगा कि एक पीरियड था जबकि सभी जगह, मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो है वो चर्च का आधिपत्य था, कंट्रोल था। चर्च जो है यानी सब चीज को गॉड से जोड़ दिया जाता था, ईश्वर से जोड़ दिया जाता था। सब अगर चर्च पॉलिटिक्स, एथिक्स, रिलीजन, हर चीज, धर्म जो है धर्म कंट्रोल करता था। हर स्फीयर, ऐसा कोई भी स्फीयर ऑफ लाइफ नहीं बचा था जो कि
धर्म से उसको जोड़ा ना जाता हो। तो इससे क्या होगा, बौद्धिकता और रैशनैलिटी को दबाया जाएगा, रीजनल बातें नहीं करेंगे सर, लॉजिकल बातें नहीं होगी, सब कुछ ईश्वर से जोड़ दिया जाएगा। तो ऑब्वियसली जाहिर है वैसे सोसाइटी में जो है कहीं भी साइंटिफिक अप्रोच ना के बराबर ही होगा, ठीक है। तो ये मोर डिटेल में हम लोग कभी और पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हम लोग होप्स की बात करते हैं। तो होप्स के पहले जो सिस्टम था वो बहुत ही संकुचित था, सिर्फ ईश्वर से सब कुछ को जोड़ दिया जाता, चाहे वो आर्ट हो, फिलॉसफी हो, साइंस हो, हर चीज को ईश्वर से जोड़ दिया जाता था। तो होप्स जो है एक तरह से जब उनका वो आए पॉलिटिकल फिलॉसफी के तौर पे, फिलोसोफर के तौर पे, तो वो एक रेवोल्यूशन लेके आए, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कांटिन कोपरनिकस रेवोल्यूशन के बारे में अपने कांट की थ्योरी में पढ़ा था, ठीक है। कांट भी बिल्कुल कोपरनिकस की थ्योरी को यूज करके वो एक रेवोल्यूशन लेके आया था, जो कि ट्रेडिशनल मेथड को मतलब उसको क्रिटिसाइज करते हुए, उसको मतलब उसका खंडन करते हुए वो आगे बढ़े, ठीक है। तो इनका अप्रोच जो था होप्स का वो बिल्कुल साइंटिफिक था, और पॉलिटिक्स को इन्होंने रिलीजन से अलग करके अपना एक नया पॉलिटिकल फिलॉसफी को जन्म दिया, ठीक है। इनको जो है हम लोग कह सकते हैं पॉलिटिकल साइंस के जनक के रूप में भी देख सकते हैं इंग्लैंड में, ठीक है। जब जो है क्योंकि मिडिल एजेस में तो चर्च का कंट्रोल हुआ करता था, ये बेसिकली जो है वो वर्क ऑफ आइजैक न्यूटन के वर्क से बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड है, क्योंकि न्यूटन ने अपने समय में जो है साइंटिफिक मेथड को अपनाया, उन्होंने ये प्रूफ किया, लॉ ऑफ ग्रेविटी को प्रूफ किया और बहुत सारी चीजें। तो जो है होप्स जो है ऐसा चाहते थे कि वो न्यूटन की तरह ही पॉलिटिक्स में कुछ लॉज को इस तरह बनाए जो कि साइंटिफिक रीजनेबल चीजों पर बेस्ड हो, ठीक है, रीजन हो, उसका कुछ एक प्रॉपर रीजनिंग हो, वो यूं ही रिलीजन और एथिक्स से जोड़ ना दिया जाए, गॉड से जोड़ ना दिया जाए, ठीक है। तो वो साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहते थे ताकि हम लोग एक प्रॉपर ट्रुथ में या एक प्रॉपर लॉ पा सके, ठीक है। वो गैलीलियो के कांटेक्ट में भी आए थे उस समय, जब कहते थे अर्थ फ्लैट है धर्म के इन्फ्लुएंस में आके, तो उस समय गैलीलियो को भी बहुत क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन जो है गैलीलियो ने कहा, पहली बार उन्होंने ही कहा था कि अर्थ इज राउंड, और वो सन के अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट सन के चारों इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी बात को मानी नहीं गई थी, बाद में वो जाकर मतलब प्रूफ हो गया था। तो उसी तरह जो है ये हमारे होप्स भी चाहते थे कि गैलीलियो की तरह, न्यूटन की तरह जो है ये एक साइंटिफिक अप्रोच अपनाना चाहते थे, ठीक है। तो ये तो रही आपका उनका अप्रोच कैसा था, तो उनका अप्रोच था साइंटिफिक अप्रोच था। और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में आ जाते हैं। जो होप्स थे उनका पॉलिटिकल जो भी लॉ है या पॉलिटिकल जो भी आपका थ्योरी है वो उनके लाइफ से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो उनके लाइफ के बारे में जानते हैं। वो बहुत ही पुअर फैमिली से थे, लेकिन वो पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, इसीलिए उनके अंकल जो बहुत रिच थे उन्होंने उनकी पढ़ाई में मदद की। पुअर होने के बावजूद भी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई, और बाद में जो है वो एक रॉयल फैमिली से जुड़ गए थे, क्योंकि उनके जो रॉयल फैमिली थी कैवेंडिश रॉयल फैमिली थी, उनके जो बेटे थे विलियम कैवेंडिश, उनके ये ट्यूटर यानी कि टीचर रहे हैं जो ट्यूशन्स देते थे ये, इसीलिए जो है इनका जो भी मतलब रॉयल फैमिली के प्रति झुकाव ज़्यादा आपको इनके फिलॉसफी में देखने को मिलेगा। उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया था मोनार्की यानी कि राजतंत्र की तरफ, ठीक है, और वो मोनार्की को सपोर्ट करते थे, ठीक है। ये सपोर्टर थे होप्स, थॉमस होप्स कैसे फिलोसोफर थे, साइंटिफिक अप्रोच के होते हुए भी ये मोनार्की को सपोर्ट करते थे। इनका उनके पर्सनल लाइफ का इन्फ्लुएंस कुछ है, वो बिलीव करते थे कि मोनार्की एक बेहतर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो सकता है एक स्टेट को चलाने के लिए, ठीक है। तो बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरह होप्स के पर्सनल लाइफ, पर्सनल जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके पॉलिटिकल थॉट्स को शेप अप करती है। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें कि आपको कुछ अगर समझना हो या फिर कुछ कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताएं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।